सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों, अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट में चेंज किया है, फेरबदल किया है। इस फेरबदल में शिक्षा मंत्री जी को बदला जा चुका है। अब शिक्षा मंत्री तो बदल दिए गए हैं, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं जो इसके अंतर्गत काम करते हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं लोअर मिडिल क्लास के स्कूल्स की, उनके फेवर में अब तक कोई बात नहीं आई है। शायद उनकी तरफ किसी का अब तक कोई ध्यान ही नहीं गया है। वो फाइनेंशियली, इमोशनली पूरी तरीके से टूट चुके हैं। एक छोटी सी कहानी, इस कहानी के लिए हम आगरा शहर में चलते हैं। एक ऐसा शहर जिसे हर कोई गूगल करता है और अपनी लाइफ टाइम में कम से कम एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहता है। ताजमहल, 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल का दीदार करना उनकी विश लिस्ट में शुमार होता है। सोहनलाल जी का जन्म यहीं हुआ, यहीं वो बड़े हुए। बहुत से कामों में उन्होंने अपना हाथ आजमाया, लेकिन जिसे कहते हैं ना, सेटिस्फेक्शन मिलना, शांति मिलना, सुकून मिलना, वो सुकून उन्हें मिला लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलकर। एक छोटा सा स्कूल जिसकी फीस ना के बराबर थी, बहुत छोटी सी फीस थी। बहुत मेहनत की सोहनलाल जी ने इस स्कूल में। स्कूल छोटा सा ज़रूर था, लेकिन उनके स्कूल से बच्चे बहुत अच्छे निकले थे। कई बच्चे बहुत अच्छे ओहदों पर काम कर रहे थे। इन बच्चों में ही एक बच्चा और था, वो था सोहनलाल जी का खुद का बच्चा रघु। रघु शुरू से ही बहुत होनहार था, पढ़ाई में बहुत होशियार था। 8वीं तक उसने अपने पिताजी के स्कूल से ही एजुकेशन ली, 11वीं 12वीं कहीं और से किया और उसके बाद MBA किया। MBA करने के बाद, मेहनत करने के बाद उसे एक बहुत नामी गिरामी, एक बहुत ही मशहूर फेमस कंपनी से जॉब ऑफर हुई। जाहिर सी बात है वो बहुत खुश हुआ और अपनी इस खुशी की बात को एक्साइटमेंट में उसने अपने पिताजी से इस बात को शेयर किया। पिताजी भी बहुत खुश हुए, उसे रघु को शाबाशी दी। लेकिन साथ ही में सोहनलाल जी ने अपने बेटे रघु से कहा कि रघु, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इन हड्डियों में, इस शरीर में उतनी ताकत नहीं रह गई है जो जवानी के दिनों में हुआ करती थी। अब मेरे बाद इस स्कूल को संभालने वाले तुम ही हो। तुमने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने इस स्कूल को कितनी मेहनत से बनाया है, उन बच्चों के लिए बनाया है। अब अगर तुम ही नौकरी करने के लिए कहीं और चले जाओगे तो तुम्हारे पीछे से इसको कौन संभालेगा? मैं तो नहीं संभाल सकता हूँ। क्या होगा इन बच्चों का, कभी सोचा है तुमने? तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम किसी और की नौकरी क्यों करते हो? अपना खुद का स्कूल है, इसे संभालो, इसी शहर में रहो। अब रघु एक ऐसा बच्चा था, एक ऐसा लड़का था जो अपने बड़ों का कहा नहीं टालता था, कभी टाला ही नहीं था। आज क्या टालता? उसे बुरा ज़रूर लगा, वो हर्ट हुआ दिल ही दिल में, लेकिन उसने अपने पिताजी से कुछ नहीं कहा और उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। अभी 1.5-2 साल ही हुए थे रघु को इस स्कूल को चलाते हुए। उसने अपनी MBA की डिग्री का भी यहाँ बहुत अच्छे से यूज़ किया, बहुत अच्छे से वो स्कूल को बहुत अच्छी स्थिति में लेकर के आया। लेकिन इन 1.5-2 सालों के बाद ये पूरा विश्व एक बीमारी में जकड़ लिया गया। एक वायरस, कोरोना नाम का वायरस आया, जिसने लोगों को बेहद परेशान कर दिया, बहुत मुश्किल में डाल दिया। इस कदर परेशान कर दिया, एक संक्रमित बीमारी इस कदर परेशान कर दिया कि लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ा। लोगों का दफ्तर छूट गया, उनकी नौकरियां छूट गईं, बच्चों के स्कूल छूट गए, सब के सब घरों में कैद हो गए। ऐसे में सोहनलाल जी का स्कूल भी बंद हो गया। अनफॉर्चुनेटली सोहनलाल जी भी इस बीमारी की जकड़ में आ गए, कैद में आ गए। काफ़ी इलाज हुआ उनका, बहुत कोशिश की गई उन्हें बचाने की, लेकिन सोहनलाल जी को बचाया नहीं जा सका। जब डॉक्टर्स ने सोहनलाल जी की बॉडी रघु को सौंपी तो साथ में एक पत्र, एक लेटर भी सौंपा, जो सोहनलाल जी ने अस्पताल में बीमारी के दौरान रघु को लिखा था। उस पत्र में लिखा था, प्रिय रघु, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया, तुम्हें इतनी अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर हुई, लेकिन तुमने मेरे सपने के कारण, उन गरीब बच्चों के भविष्य के कारण अपने सपने को कुर्बान कर दिया, उसका त्याग कर दिया। अब बस मेरी एक ही इच्छा है कि तुम्हें जब भी किसी भी कंपनी से कोई भी जॉब ऑफ़र होती है तो तुम उसे बिना कुछ सोचे समझे
यानी कि मेरे बारे में, मेरे सपने के बारे में, उन गरीब बच्चों के बारे में, किसी के भी बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस नौकरी को तुम तुरंत ज्वाइन कर लेना। हाँ, मेरा सपना था कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूं, क्योंकि इनके माँ बाप के पास बड़े बड़े स्कूलों में देने के लिए फ़ीस नहीं है। लेकिन पिछले 1.5 साल से हमारा खुद का अस्तित्व ही खतरे में है। ऐसे में उन बच्चों के भविष्य को ईश्वर के हवाले कर देना, ईश्वर को ही सौंप देना उचित रहेगा। और बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा पिता सोहनलाल। ये एक काल्पनिक कहानी मात्र नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक विचार है, ये एक सवाल है कि आखिर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चों का क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, कौन पढ़ाएगा उन्हें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। ये पिछला 1 साल जो निकला है, पिछला 1.5 साल जो निकला है, क्या उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? उनके पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स की तरीके से स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए संसाधन भी नहीं जुटा सकते हैं, तो बहुत दूर की बातें हैं। फ़िलहाल तो एक वक्त का खाना भी उन्हें अगर नसीब हो जाए ठीक तरीके से, तो यही बहुत बड़ी बात है। सरकारी स्कूलों की सिचुएशन, उनकी तस्वीर किसी से भी आज तक नहीं छिप पाई है। दूसरी तरफ वो शिक्षण संस्थान, वो शिक्षक जो इन लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, बल्कि हम तो कहेंगे सामाजिक सरोकार करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, क्योंकि फ़ीस ही इतनी मिनिमम होती है। उनका क्या होगा? उनका क्या फ्यूचर है? उनका क्या अस्तित्व है? उनके पास बड़े स्कूल्स की तरीके से इतनी जमा पूंजी नहीं है कि वो अपना कोई दूसरा रास्ता पकड़ सकें। उनकी नाव बीच मझधार में फंसी पड़ी है। कौन पार लगाएगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? ये एक सवाल है। और इन कुछ सवालों के साथ फ़िलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ, इस होप के साथ, इस आशा के साथ कि शायद कुछ अच्छा होगा। तो चलिए, अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात करूँगी। टिल देन, बाय बाय।